हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की इस मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको सिंथेसिस टॉपिक की प्रैक्टिस प्लस जितने भी रूल्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी बेसिस पर ये जो मैराथन क्लास की सीरीज रहने वाली है, देन इसके बाद में कंजक्शन क्लोज और फ्रेजल वर्ब है, इनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और इनके आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मेन क्या होता है। देखिएगा, सिंथेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण या संयोजन, जिसका मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या ज्वाइनिंग टुगेदर, यानी ये आपस में क्या करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करेगा। देखिए कंजक्शन और सिंथेसिस में बहुत डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? अब ज्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली रूल्स पे चलेंगे। तो डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना है आपको। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखिए हिंदी में भी देख लीजिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि सिंथेसिस क्या करता है, आपस में टू सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करता है या ज्वाइन करता है। ठीक है बेटा जी। और आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, तीन प्रकार से सेंटेंसेस पूछा जाता है। जैसे कि आपको बता देता हूं मैं, आपसे एग्जाम में सिंपल सेंटेंस भी पूछ सकता है, कंपाउंड भी पूछ सकता है और कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। तो मैं आपको आज ही लिख के दे देता हूं, इस बार एग्जाम में जो आपका 24 वाला एग्जाम रहने वाला है, इसके अंदर आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस से क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा गया है, तो इस बार आपके सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। अच्छे से तैयारी करके जाना है। कॉम्प्लेक्स से बहुत कम चांस है इस बार, लेकिन सिंपल सेंटेंस तो ये अच्छे से याद कर लेना, जितने भी रूल्स है। देखिएगा, बोल ही दिया, यहाँ पे लिख रखा हूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? नेक्स्ट टाइप है आपके यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, आपको हेडिंग डालना है, यानी साधारण वाक्य। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक फाइनाइट वर्ब रहती है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है बेटा जी। जब कभी भी आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल एक सब्जेक्ट काम में लेना है। तो फिर सर दो सेंटेंस रहेंगे तो दो सब्जेक्ट रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे उनमें? तो वही चीज आपको यहाँ पे सीखना है कि किस प्रकार से आप बनाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रिया प्लेस क्रिकेट। अब प्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे प्लेस वर्ब आई, यहाँ पे एस जोड़ दिया। यहाँ पे यू प्ले क्रिकेट, अब यू के अकॉर्डिंग प्ले कर दिए। ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है? बेटा टेंस तो पढ़े होंगे ना 11वीं क्लास में, इतने बोंदो प्राणी भी नहीं हो आप कि जो टेंस भी नहीं आता तुम्हें। भाई 11वीं क्लास के एग्जाम देने जा रहे हो आप, और आपको अगर बेसिक डिटेल्स याद नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या होती है, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेटा, ये ऐसे मत सोचना है कि विशाल जी सर आपको हर चीज 12th क्लास में बता दे। जितना पॉसिबल होगा उतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं बेटा जी, ये वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। मतलब कि वर्ब के अंदर यदि आप एस या ईएस जोड़ते हो ना, तो वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब क्या बनती है बेटा जी? सिंगुलर बनती है। जबकि नाउन में एस ईएस जोड़ने से नाउन प्लूरल बनता है। नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि ही इज रीडिंग ए बुक, वी आर वॉचिंग टीवी। तो देखिए यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे इज आ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो आगे बढ़ते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, आप सबने देख लिया होगा कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये भी ध्यान रखना है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदल जाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो वर्ब बदल जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। बेटा मैराथन क्लास को बिल्कुल भी
छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सिंथेसिस से जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। पूरी पीडीएफ में आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत मेहनत लगती है बेटा पीडीएफ बनाने में। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे सी। अब देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता ना, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आ गई यहाँ पे सिंगुलर, यानी राइट्स हो गया। आई राइट ए लेटर, अब देखिए यहाँ पे आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो राइट भी वर्ब क्या हो गई प्लूरल बन गई। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, देखिए यू के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे आर, ही के अकॉर्डिंग क्या है इज, तो मतलब राइट्स राइट और ये आर ये सब क्या फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं बदली जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल है वी आर रेडी फॉर टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ये वर्ब है, टेस्ट क्या है यहाँ पे वर्ब है, रेडी भी वर्ब है लेकिन ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब भी एंड में है जो चेंज नहीं होती, यानी सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वी वांट्स टू प्ले कार्ड, अब प्ले वर्ब है, अब तुम यहाँ पे चाहे वांटेड करो या ही इज वांटिंग करो, कुछ भी करो बेटा, लेकिन यहाँ पे ये टू के बाद में ध्यान रखना, टू के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है जब इन्फिनेटिव बनाना है, जब इन्फिनेटिव बनाना अच्छे से ध्यान रखना। तुम ऐसे मत बोल देना कि सर ने हमें ये सिखाया जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पे ऐसा लिखा आ गया कि विशाल जी सर बताए थे कि टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जरूरी नहीं बेटा। ये इन्फिनेटिव बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, अगर जेरेंड की बात होगी तो फिर जेरेंड बनाते हैं तो आईएनजी लेते हैं। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, अब स्विमिंग देखिएगा यहाँ पे ये जेरेंड का काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है बेटा जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना जेरेंड भी कहलाता है जो एज एन नाउन के रूप में काम करता है। ऐसे मत सोचना कि ये इज आ गया तो इज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिए सर, पूरी डिटेल से बता रखा हूँ, हर चीज डिटेल से बता रखा हूँ। देयर इज नॉट अलाउड स्मोकिंग, अब देखिएगा स्मोकिंग भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, अलाउड भी वर्ब है लेकिन स्मोकिंग यहाँ पे क्या है नाउन है ना कि वर्ब है। आगे बात करते हैं अब देखिएगा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सिंपल सेंटेंस बनाने के जितने भी रूल्स हैं वो आपके सामने हैं, कितने प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। यूज्ड पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के नियम से बना सकते हैं, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, यूजिंग इन्फिनेटिव या टू का प्रयोग करके, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, बाय यूजिंग नाउन फ्रेजेस, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे है ना, नाउन फ्रेजेस इन अपोजिशन, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, या बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड। तो ये 6 टाइप आपको हो सके ना तो देखिएगा आपके एग्जाम में क्या किया जाएगा, जैसे कि 2 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उनको बोलेगा सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करो। लेकिन अगर आपको अगर वो इजी बनाया ना पेपर तो सिंपल की जगह आपको, अब देखिएगा बच्चे समझ नहीं पाते, एग्जामिनर भी इस चीज को समझता है कि यहाँ 12th वाले बच्चे हैं, अगर वो आपके साथ खेलना चाहा ना, जैसे कि मैं खेल लेता हूँ कभी कभी, ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे से जोड़ रखे तो पता है, तो बेटा जी ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस की स्पेलिंग नहीं देकर आपको ये जो 6 टाइप है इनमें से कोई भी स्पेलिंग दे देगा, अब देखिए अगर डायरेक्टली वो सिंपल दे दिया तो आप सोच में डूब जाओगे कि यार 6 टाइप में से कौन सी टाइप यूज करूँ, कौन सी लगाऊं मैं जिससे इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। लेकिन भाई जी समस्या तो ये हो गई, अब 6 टाइप में से कौन सी टाइप यूज करें, तो आपके लिए अगर वो इजी बनाया ना पेपर, इनमें से वो डायरेक्टली नाम लिख के दे सकता है ना। आगे बात समझ में, प्राणी देख ये जो टाइप है ना, इन टाइप का नाम तो याद रख ले, अगर नाम याद है तो काम भी अभी मैं बता दूंगा, अगर विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो आप छोड़ के जा सकते हो। अब देखिएगा बेटा अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी पार्टिसिपल के प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब पार्टिसिपल सीखने से पहले आपको पार्टिसिपल के प्रकार का पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और नो इंटरवल होता है, यानी 2 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और उनके अंदर कोई भी इंटरवल नहीं रहेगा, मतलब कि गैप नहीं रहेगा, फर्स्ट एक्शन होते ही दूसरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगी तुरंत से। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल,
इसमें क्या होगा, आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसमें लिटिल इंटरवल होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत गैप रहता है, आगे अभी बताऊंगा मैं डिटेल से। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके अंदर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी मिल सकते हैं, यानी अधिकतर सेंटेंस आपको किस में दिए हुए रहेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर मिलेंगे। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इनको किस प्रकार से चेंजेस करते हैं अब देखिएगा आगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। आपसे कोई भी पूछ ले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना क्या कहलाएगा बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। रूल फर्स्ट है, यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज हो तो बीइंग का यूज करे, लेकिन इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा मार्कर विजिबल नहीं है तो एक बार मैं चेंज कर लेता हूं, बता दीजिएगा। यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर यूज हो तो बीइंग का यूज करे, लेकिन इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो बेटा वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, और पैसिव वॉइस बन गया तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का नियम लग जाएगा। आई बात समझ में प्राणी? चलो पहला एग्जांपल है, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, यानी वह बहुत कमजोर है, दौड़ नहीं सकता है। अब यहाँ पे इज आया, इज के बाद में कोई वर्ब की फॉर्म है क्या बेटा, नहीं है ना, डायरेक्ट यहाँ पे देखो एडवर्ब है, और ये भी यहाँ पे वीकनेस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ही इज वीक, अब इसके बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, अब देखिएगा पार्टिसिपल के नियम कब लगेंगे, जब सब्जेक्ट सेम दे रखे हो। बेटा अच्छे से नोट करते रहना हर चीज को, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर इसमें लिखी हुई नहीं है तो नोट करते रहना। पार्टिसिपल के नियम तभी लगेंगे जब सब्जेक्ट सेम दे रखे हो। सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, आपको सेम दे रखे हो, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तभी पार्टिसिपल के नियम लगेंगे, अदरवाइज पार्टिसिपल के नियम नहीं लगेंगे। पहली ट्रिक आपके सामने निकल के आई बेटा, पार्टिसिपल के नियम कब लगेंगे, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपको सेम दे रखे हो तो पार्टिसिपल के नियम लगेंगे। तो फिर सर यदि दोनों सब सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो बेटा उसके लिए नेक्स्ट टाइप आपको देखने को मिलेगी, पार्टिसिपल के अलावा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाली देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? अरे भाई समझ में आ गई क्या? चले आगे। तो बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर दे रखा हो तो आपको किस में चेंज कर देना है, डायरेक्टली बीइंग में चेंज कर देना है। तो विंग, वेरी वीक यानी, और पार्टिसिपल, दूसरा पॉइंट समझना बेटा, पार्टिसिपल के नियम पहला तो ये हो गया सेम सब्जेक्ट कब लगेंगे, पार्टिसिपल का दूसरा रूल और अच्छे से सुनना, पार्टिसिपल के नियम उसी में लगेंगे जिसमें एक्शन पहले हो रही हो। एक्शन क्या हो रही हो, जो एक्शन पहले होती है ना उसी के अंदर पार्टिसिपल लगाना। भाई पार्टिसिपल कब लगाना है, जिसमें एक्शन पहले हो रही हो ना उसी में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर इसके बाद में जो बच गया वो ऐसा कैसा लिखना है। आप देखिए यहाँ पे बीइंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस क्या बोलता है कि एक ही क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। केवल एक वर्ब और एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट बचा है। रोहन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही गॉट ए प्राइज। देखो मैं समझाता हूँ ना तो थोड़ा डीपली चला जाता हूँ तो फिर बच्चे के बोरिंग होने लग जाते हैं। तो बेटा बोर नहीं होना है ना, क्योंकि इंग्लिश से डर लगता है ना आपको, तो इस डर को बाहर निकालना है। रोहन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वॉज आ गया तो वॉज को किस में चेंज कर दोगे, विंग में। वेरी इंटेलिजेंट, रोहन गॉट ए प्राइज। अब यहाँ पे ही की जगह यदि आपको नाम दे रखा तो वो नाम ही लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज इंटेलिजेंट, सी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। वह इंटेलिजेंट है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। तो विंग इंटेलिजेंट, सी कैन सोल्व, ये स्पेलिंग भाई अच्छे से कर लो भाई, ठीक है, दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, जब दो व्यक्ति दो कार्य करता है तो इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य के कंप्लीट होने के
तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, मतलब कि नो इंटरवल नो गैप। भाई जी मुझे बताओ, आपको शेर दिखाई दिया तो उसके सामने खड़े रहोगे क्या? हाँ भाई, अपना 56 इंच का सीना है, उसको ऐसे खड़े हो जाओगे, आजा भाई मेरे ऊपर अटैक। भाई गुरु, तेरे आगे मैं भी नतमस्तक हूं, है ना? तो ये अच्छे से देखो, ही सो ए लोइन ही रैन अवे। तो सीइंग अ लोइन ही रैन अवे, अब यहाँ पे रैन है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। तो अब यहाँ पे पहले आपने लोइन को देखा, ये पहले भाग गए, बट आपने लोइन को देखा, तो जिस सेंटेंस में क्या हो रही हो, एक्शन पहले हो रही हो, तो उसी में आपको पार्टिसिपल लगाना है। अब यहाँ पे सो सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या करना आपको, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। अब सी के ऊपर आपको क्या लगा देना है, आईएनजी जोड़ देना है, यानी सी प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो सीइंग बन गया एलोइन ही रैन अवे। हाँ जी भाई, कोई समस्या तकलीफ, किसी की कोई लूज मोशन थोड़ी हो रहा है, वो तो बता देना अभी, क्योंकि शेर दिखते लूज मोशन हो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, ही जंप्ड अप ही रन अवे, जंपिंग अप ही रन अवे। बेटा यहाँ पे जंप्ड है सेकंड फॉर्म है, ही रन अवे यानी वह कूदा और भाग गया, तो यहाँ पे जंपिंग हो जाएगा, जैसे ही कूदा तुरंत भाग गया, तो बताओ क्या हो गया यहाँ पे, जंपिंग अप ही रन अवे। ही हेड अ नॉइज ही गॉट अप, हियरिंग अ नॉइज है ही गॉट अप। अच्छे से कर लोगे, अच्छे से समझा रखा है, डिटेल से भी समझा रखा है, चैनल के ऊपर जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको सिंथेसिस की यही सेम क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो अपनी मैराथन क्लास है, जिसमें आपको डायरेक्ट देखिए, आई सो ए बॉल आई पिक्ड इट अप, सीइंग अ बॉल आई पिक्ड इट अप। अब ये इतना ध्यान रखना, आईएनजी जोड़ने के रूल्स तो पता है क्या? अगर नहीं पता तो बेटा सर्च करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए, या इसी चैनल के ऊपर जाना, अभी की लेटेस्ट क्लास देखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। केवल 7 नियम, उन 7 नियम को देख लोगे ना, गारंटी दे रहा हूं आपको, ये पार्टिसिपल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप कर लोगे, सी वेंट टू द गार्डन सी प्लक्ड फ्लावर्स, यानी उसका दूसरा काम क्या था कि गार्डन में जाएगी और क्या कर लेगी, फ्लावर्स को प्लक कर लेगी, मतलब तोड़ लेगी। तो ये भी आप कर लोगे, ही सो लोइन ही क्राइड आउट। नेक्स्ट रूल देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड रूल, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट पार्टिसिपल करना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत है, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है तो और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद थोड़ी देर बाद हो, नो फास्टनेस ए लिटिल इंटरवल, यानी थोड़ा बहुत क्या हो, इंटरवल हो, यानी कोई फास्टनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरवल होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जैसे कि ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट, हैविंग हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट, यानी उसने अपना कार्य कंप्लीट किया, देन उसके बाद में वो कहाँ पे गई, मार्केट। अब मार्केट जाने के लिए, अब देखो उसने कार्य फिनिश किया हुआ, कुछ और भी काम होंगे, कपड़े पहनना, शूज वगैरह पहनना। अब ये करने के बाद जैसे कि वो मार्केट जाएगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अपने हिसाब से नहीं करना बेटा, कहीं आपको ऐसे बोले कि सर जच रहा है, जचने के केस में जच ही जाएगा फिर पूरा। जैसे कि सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन सी गेव अप हर स्टडीज, यानी वह एग्जामिनेशन में फेल हो गई इसलिए उसने गेव अप कर दिया, यानी स्टडीज को छोड़ दिया। तो अब उसने कुछ निर्णय लिया होगा, तो निर्णय लेने में भी टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी ना है कि रिजल्ट आ गया हट कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। भाई तुम्हारी तरह नहीं है गुरु महाराज, है ना। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो आई होप ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे बनाना। इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, इसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, यानी इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, इसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, आई हैव फाउंड माई पेन इट वॉज स्टोलन। तो यहाँ पे देखिए आई फाउंड माई पेन इट वॉज स्टोलन, और ये ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बता रखी है, तो बेटा ये ट्रिक अच्छे से देखना है, देखिएगा बेटा। ये ट्रिक जो आपको दिखाई दे रही है ना सामने,
कि जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा, उस नाउन के पहले दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दे रखा होगा, उसको उठाकर किसके पहले लिख देना आपको, इस नाउन के पहले आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव फाउंड माई पेन इट वॉज स्टोलन। अभी यहाँ पे स्टोलन है ना, वो एडजेक्टिव है, तो आई हैव फाउंड माई स्टोलन पेन, तो ये स्टोलन को उठाकर कहाँ पे रख देना है, इस पेन के पहले लिख देना है। ठीक है, एक तो सिंपल ये रूल है। और पहचानोगे कैसे बेटा पास्ट पार्टिसिपल को, कि इसमें क्या रहेगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ रहेगा। पैसिव वॉइस मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर दे रखा होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। अब पैसिव वॉइस तो 10th क्लास में पढ़े होंगे ना, क्या 12th क्लास में पढ़ाऊं अब? आई फाउंड माई मोबाइल इट वॉज लॉस्ट, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज है ही, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, इस लॉस्ट को उठाकर इस मोबाइल के पहले रख देना है, तो ये अपना बन गया पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा वॉज बिटन है, और इस बार क्या हुआ, आपके साथ में पहले सेंटेंस में लिख दिया। तो इसका एग्जांपल देखो किस प्रकार से बनेगा आंसर, बिटन इन द फर्स्ट गेम ही डिड हिज बेस्ट। तो यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना दिया है यहाँ पे, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए। अगर ये सिचुएशन है तो इस प्रकार से बनाओगे आप, ये जो मैंने ट्रिक बताई इस बेसिस पे बनाओगे। अगर ये ट्रिक अगर इस प्रकार से नहीं मिले पैसिव वॉइस में, इस प्रकार से मिले, जैसे कि यहाँ पे है वॉज रिटन दे रखा है, तो इस प्रकार से मिल जाए तो आप इस तरीके से बनाओगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल का थोड़ा कंफ्यूजन आप में रह सकता है। नेक्स्ट, यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका मेन होता है पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के इसमें नियम लगेंगे, तो फिर सर पार्टिसिपल की टाइप बना देते इसको। ये अलग से हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो अभी मैंने बताया कि बेटा पार्टिसिपल के नियम कब लगेंगे, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम दे रखे हो। लेकिन जब सब्जेक्ट अलग मिल जाए तो आपको क्या करना है बेटा जी, ए बबुआ देख ले, जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरा कार्य पहले के बाद हो, इसमें पार्टिसिपल के रूल्स ही लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। लेकिन क्या नहीं हटेंगे बेटा, सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। यदि इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यदि पैसिव वॉइस में दे रखा हो। और बाकी सारे के सारे रूल्स किसके लगेंगे, पार्टिसिपल के लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। जैसे कि द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब देखिएगा सूर्य सब्जेक्ट अलग है और फॉग अलग है, दो सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो कैसे जोड़ोगे, द सन हैविंग राइजन। अब देखिए हैविंग क्यों लगाए, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए सूर्य उदय हुआ तो क्या फॉग अचानक से गायब थोड़ी ना हो जाएगी, धीरे धीरे ही तो होती होगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा गैप है, इंटरवल है, तो हैविंग राइजन लगा दिए। लेकिन अब हैविंग राइजन को स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, जहां पे है वहीं पे लगाना है। नेक्स्ट, द जॉब वॉज कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, यानी छुट्टियों पे चला गया। तो अब देखिए द जॉब अलग है और ही अलग सब्जेक्ट है, द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव। तो देखिएगा वॉज है और वॉज के बाद में कंप्लीटेड है, यानी पैसिव वॉइस में है, तो आपको लगाना है हैविंग बीन कंप्लीटेड। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ये बाकी एग्जाम्पल्स हैं जो पैसिव वॉइस हो, यानी मतलब कि पार्टिसिपल के पूरे नियम इसमें लगने वाले। ठीक है बेटा, कर लोगे आराम से इनको। नेक्स्ट, और यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे बनाओगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वेयर प्लस इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव किसे कहेंगे कि बेटा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना ही वो वेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। अभी पहले भी बताया था ना स्टार्टिंग में कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई बात समझ में? बेटा स्कूल में तो पढ़े होंगे ना सब, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ा है, बेटा स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हो समझ में तो आ रहा है ना आपको। बेटा अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार में समझ में नहीं आए तो वापस से इस क्लास को देख लेना,
और बिल्कुल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें रैपिडली पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे करना कि चैनल पे जाना, 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें धीरे धीरे आराम से मैंने 5 या 6 क्लास के अंदर सिंथेसिस कंप्लीट करवाया है। और आज की इस क्लास के अंदर ये है कि जो मैराथन है, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, आउट ऑफ इसके नहीं जाने वाला है, ये आपसे प्रॉमिस है। देखिएगा दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही होता है बेटा। इन्फिनिटिव का भी क्या केस निकल के आया कि दोनों सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, इन दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेकंड सेंटेंस में उद्देश्य, अनुमान, तर्क, निर्णय, कारण को बताते हैं, इसलिए सेकंड सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर वाक्यों को जोड़ दें। मतलब कि जब आपको ये चीज दिखाई देना, कोई उद्देश्य हो, अनुमान हो, कोई तर्क हो, निर्णय हो या कारण हो, इनको बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो रवि वर्कड हार्ड, ही वर्कड टू गेट फर्स्ट प्राइज। जवाब देना है तो देखिएगा रवि वर्कड हार्ड, ही वर्कड टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो ऑलरेडी यदि आपको सेंटेंस में टू लिखा हुआ मिल जाए, देखिएगा कहीं बोंदो प्राणी बताओ ना क्या करेंगे। देखो सर टू लिखा हुआ मिल गया, सिंपल सेंटेंस बनाना था, टू लिखा हुआ मिल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। अब बेटा टू के बाद में डायरेक्ट नाउन मिल जाए ना, टू के बाद में बेटा नाउन मिल जाए ना, तो नॉमिनेटिव ये सॉरी इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है, ये टू लगा के जोड़ना नहीं है भाई, सुन लेना अच्छे से। बेटा टू के बाद में क्या मिलनी चाहिए आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, जैसे कि इसमें टू के बाद में क्या है बेटा, वर्ब है ना, अरे वर्ब है ना, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा एजन यहां से टू के बाद में जो भी सेंटेंस बचा ना उसको ऐसा कैसा लिख देना है, जैसे कि रवि वर्कड हार्ड, अरे भाई यहां से टू ही गायब कर दिया गया, ले भाई, टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he has 3 daughter, he has to get them married। तो यहाँ पे देखिएगा टू के बाद में वही गेट आ गया ना, तो एज एन इसको ऐसा कैसा लिख देना, पहले सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देना आपको, और इसके बाद में यदि टू के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो ऐसे ही लिख देना है। लेकिन सर यदि आपको टू नहीं दिया हो, क्या नहीं दे रखा हो, टू नहीं दे रखा हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, गिव हिम ए चेयर, ही विल सिट इन इट। अब क्या उद्देश्य था, चेयर देने का क्या उद्देश्य था बताओ, बैठने के लिए तो दिया होगा ना, क्या टारगेट था वो इसमें बैठ जाए, तो गिव हिम अ चेयर टू सिट इन इट, ये ऐसे करना है। ठीक है, जब इन्फिनेटिव बनाने की बात हो, चलो मान लो कि आपको सिंपल सेंटेंस स्पेलिंग नहीं लिख के आपको ऐसे बोल दे यूजिंग इन्फिनेटिव्स, क्या करोगे फिर, इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे डायरेक्ट सिंपल ही कर देना आपको, दूसरे सेंटेंस में जो दे रखा है ना, जो वर्ब दे रखी है उसके पहले टू लगा दो, बस फिर कॉपी कर दो। अरे भाई समझ में आ गया ना, नहीं आएगी बात समझ में, देखो यहाँ पे सिट इन इट आ रहा है, तो सिट वर्ब है ना, वर्ब ही नहीं पहचानना आता है क्या तुम्हें यार, कैसी बात कर देते हो यार कभी कभी, तो वर्ब तो सीख लो यार, ये मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। लो मिल गई ना सिट। आगे, आई वॉन्ट अ नाइफ, आई सेल कट वेजिटेबल विद इट। तो आपका उद्देश्य क्या है, मुझे चाकू चाहिए, किसके लिए, सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पे वेजिटेबल है, उद्देश्य है काटने का, तो आपको जब इन्फिनेटिव लिखने के लिए बोल दे, यानी इन्फिनेटिव का यूज करने के लिए बोल दे, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कट है ना, तो कट के पहले टू लगा लो आप, बस बन गया। और भाई अगर उसको घुमाना है ना एग्जामिनर को, वो आपको डायरेक्ट सिंपल स्पेलिंग लिख के दे देगा, फिर तुम भी घूम जाओगे। घूमना तो नहीं बेटा, ये इतने अच्छे रूल्स मैंने दे दिए आपको, जब सब्जेक्ट सेम भी हो तो कौन सा रूल्स लगेगा, पार्टिसिपल लगेगा, कैसा क्या है, नहीं सब्जेक्ट सेम हो तो नॉमिनेटिव लगेगा, तो ये चीजें देखना है। नेक्स्ट, यूजिंग टू टू वाला भी रूल्स देखना है, इसमें क्या होगा, पहले वाक्य में किसी कार्य के न होने का कारण दिया होगा, ना होने का कारण दिया होगा मतलब कि नेगेटिव में आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। तो यहाँ पे क्या है,
वेरी अगर वर्ड मिल जाए तो वेरी को हटाकर क्या लगा दोगे आप, टू लगा दोगे। वेरी को क्या कर दोगे, हटा दोगे। और कैन नॉट को भी क्या कर दोगे, हटा दोगे। और बेटा रन क्या है, वर्ब है ना, और टू कब जुड़ेगा, जब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो ही इज टू फेट टू रन, तो यहाँ पे रन वर्ब है, टू क्या आ गया यहाँ पे, जोड़ने के लिए आ गए इन्फिनेटिव बन के। जैसे कि इज वेरी ओल्ड, कैन नॉट वॉक, तो वेरी को हटाकर क्या लगा दोगे आप, टू। और कैन नॉट को भी क्या कर दोगे, हटा दोगे। और इसकी जगह क्या लगा दोगे आप, टू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। भाई ऐसे नहीं करना है कि अगर मैं शेयर कर दूंगा तो वो इससे यानी पूरे नंबर गेन कर लेगा। बेटा ऐसा नहीं करना है। देखो किसमें कितना ज्ञान होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना कैच कर पाता है। मैं कितनी मैराथन क्लास आपके लिए लगा दूं, जब तक आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला है। आगे यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन अपोजिशन, जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है या विशेषता बताता है तो उसे अपोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा जी, अपोजिशन कहते हैं। यानी जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है या विशेषता बताता है यानी क्वालिफाई करे, उसे क्या कहेंगे बेटा जी, अपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपोजिशन। बेटा आवाज तो आ रही थी ना इतनी देर, हाँ तो समस्या थोड़ी नहीं होती यहाँ तक, कहीं मैं बोलता रह जाऊँ और आवाज गायब हो जाए बीच में। चलो क्या, कोई ना, एक बार बता दीजिएगा मुझे। जब एक नाउन दूसरे नाउन की, ये बताई दिया आपको, सेंटेंस में व्याख्या करने वाले फ्रेज को नाउन के बाद लिखते हैं। यदि दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब दे रखी हो और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, मॉडल्स दे रखी हो तो उन्हें हटा दे। नहीं बेटा, जब ये वाला केस बन जाए, जैसे कि आई वेंट टू जयपुर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो विशेषता बता रहा है किसकी, जयपुर की, यानी कैपिटल है वो। तो आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। देखो यदि दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब दे रखी हो और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हटा देना। जैसे कि अब यहाँ पे इज तो है लेकिन इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है तो केवल आपको इज एम आर को हटाना नहीं है। जैसे मनीष इज माय फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विद मी, मनीष यहाँ पे आई, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विद मी, ये नॉमिनेटिव वाला ऐसे ही बनाना है। जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, सूरदास वॉज फेमस पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। अब सूरदास की विशेषता बताना तो सूरदास के बाद में कोमा लगाना है, उसके बाद में क्या है, वो फेमस पोइट है, कोमा, वॉज ब्लाइंड, वॉज ब्लाइंड। मोहन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट भी है, तो मोहन है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, यानी वो पिताजी का एकमात्र पुत्र है। डाइड इन एन एक्सीडेंट यानी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। लव एंड कुश वर द सन्स ऑफ सीता, दे वर वेरी ब्रेव। तो लव एंड कुश द सन ऑफ सीता वर वेरी ब्रेव। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, इन कोमास का यूज करके आपको बनाना है। नेक्स्ट, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, यानी एडजेक्टिव के अंदर आपको क्या जोड़ देना है, एलवाई जोड़ देना, तो वो एडवर्ब बन जाएगी। जैसे कि ही रैन फास्ट, जरूरी नहीं एलवाई जुड़े, और भी बहुत सारे नियम्स होते हैं। जनरली मैं आपको एलवाई का बता देता हूँ क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ही रैन फास्ट, ही वॉज इन हरी, तो हरी का क्या हो जाएगा, हरीडली हो जाएगा, हरीडली, यानी हरी को क्या बना दोगे आप, एलवाई जोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पे हरीडली भी बनाना है, ही रैन फास्ट। द टीचर टोट इंग्लिश, ही टोट परफेक्ट, तो द टीचर टोट इंग्लिश परफेक्टली, तो परफेक्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव को क्या बना दोगे आप, एलवाई जोड़ के एडवर्ब बना दोगे। द ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड हार्ड। अगर आपको इस प्रकार से दे देगा ना यूजिंग एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, तो इस प्रकार से बनाओगे, यानी आप एलवाई जोड़ दोगे जो भी एडजेक्टिव दे रखा। अब एडजेक्टिव पहचानना आना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एडजेक्टिव भी नहीं आए। अब ये बचपन की तुम्हारी समस्या आज निकल रही है 12th क्लास में। आपको पता है ना 12th क्लास का जो सिलेबस बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है इस प्रकार का, पता तो चले ना बच्चा कहाँ कौन से लेवल पे है।
कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट ईयर में जाके आप ज्ञाता बन जाओ, पीएचडी करने लग जाओ। अरे भाई जब नॉलेज ही नहीं है तो क्या करोगे आप। द ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड हार्ड। बताओ क्या जवाब हो जाएगा इसका। जवाब देना है लाले। तो यहाँ पे हो गया द ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट हार्डली। देखो हार्ड है ना तो हार्डली हो जाएगा, जैसे सडन का सडनली हो जाएगा, सडनली। ठीक है। लास्ट टाइप इसकी बची यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरेंड। यानी नाउन या जिरेंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन लुक एट, ग्लैड एट, हैप्पी एट, प्लीज्ड विद, गुड एट, वीक इन, और ये स्टेयर करना बेटा, STARE, ग्लैंस एट, डिस्प्लेज्ड विद और सेटिस्फाइड विद। इस प्रकार से कुछ वर्ड यानी ये वर्ड रहेंगे, तो इनके साथ में आपको क्या लगाना है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर आपको दिख जाए तो इस प्रकार से बनाना है। यदि वो बोले कि यूजिंग प्रीपोजिशन है ना विद नाउन और जिरेंड, ये अगर सिंपल सेंटेंस नहीं लिखकर अगर ये टाइप ऐसे लिख दे, ध्यान रखना बेटा इसका जवाब आपको ध्यान रखना है, फिक्स प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ही सो द मून, और इनके अलावा भी बहुत सारे रहते हैं। ही सो द मून, ही बिकेम ग्लैड। तो ही बिकेम ग्लैड, देखिएगा ही बिकेम ग्लैड एट सीइंग द मून। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एट तो यूज कर लिए। अब एट प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, या तो नाउन लेगा या फिर प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पे आप सो को क्या बना दिया, नाउन बना दिया, मतलब जिरेंड बना दिया। देखो ना ये बोल ही रखा ना, नाउन और जिरेंड, जिरेंड बना दिया। प्रीपोजिशन विद जिरेंड, प्रीपोजिशन विद जिरेंड। अब जिरेंड वो ही होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, जिरेंड कहलाता है। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड। यहाँ पे हो गया आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प। द मदर सो द चाइल्ड, शी वॉज वेरी हैप्पी। देखिएगा वो ही आ गया, हैप्पी के साथ क्या आ गया, एट आ गया। तो द मदर वॉज वेरी हैप्पी एट सीइंग द चाइल्ड, यानी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई थी। तो यहाँ पे सो है ना, तो बेटा ये आपको ये जो लास्ट वाली प्रीपोजिशन वाली जो टाइप है शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते रहो मेरे ख्याल से, तो आपको ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, कर लोगे बेटा, मेरे को विश्वास है। देखो आगे बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, यानी संयुक्त वाक्य। आपके एग्जाम में जब कंपाउंड सेंटेंस आ जाए तो क्या करना आपको, जब कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन आ जाए, दो सेंटेंस आ जाए जोड़ने के बोले कि कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ो, इस प्रकार से जोड़ना है, इस बच्चे की तरह स्माइल करते हुए रहना है, बोर नहीं होना है ना भाई। तो बेटा एक बार फिर से आपसे पूछ लेते हैं, कितने नियम थे वहां पे इसके सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के कितने नियम थे कातिया, वहां पे कातिया थोड़ी था वो, मतलब कौन था वो। तो ऐसे आपको मजे से पढ़ना है। तो कितने नियम थे वो, 6 नियम थे। अब जो 6 नियम है उनको घोल कर पी जाओ जब सिंपल सेंटेंस आपसे पूछ ले। कंपाउंड की ओर कूच करते हैं। कंपाउंड क्या बोलता है, कंजक्शन पढ़े हो कंजक्शन है कलवा, क्या पूछ रहा हूं मैं, कंजक्शन पढ़े हो। कलवा बोलता है कि सर मैं तो कंजक्शन छोड़ के कंजक्शन की स्पेलिंग नहीं जानता। तो यदि आपको कंजक्शन नहीं आते ना तो कंपाउंड सेंटेंस सब भूल जाना। कंपाउंड सेंटेंस आपको आ सकता है क्या कंजक्शन के बिना, बेटा कंजक्शन नहीं पढ़े, अभी इसी क्लास में कंपाउंड सेंटेंस बताने वाला हूँ। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोजेस को कंबाइन कर सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, प्रिंसिपल क्लोज। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, अब प्रिंसिपल क्लोज भी बताऊंगा क्या होती है। अब प्रिंसिपल क्लोज को किससे जोड़ना है, आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ना है। किससे जोड़ना है बेटा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपको जोड़ देना है। अब कोऑर्डिनेट, अब तुम बोलोगे सर कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, ये समस्या निकल के आ गई आपके सामने, वो भी बताएंगे। व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है। लो भाई ये आ गया कंजक्शन भैया, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस,
यानी आपस में कंबाइन करता है ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लोजेस। डेफिनेशन, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टुगेदर टू वर्ड्स मोर देन टू वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। मोहन एंड रोहन वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। जैसे कि यहाँ पे मोहन है, रोहन है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी नाउन नाउन को जोड़ दिया। यहाँ पे देखो आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। तो बोलो कोई समस्या, तकलीफ? कंजक्शन क्या होता है, ये भी जोड़ने का ही काम करेगा। बेटा जो सिलेबस इस बार तैयार किया गया ना, तो बहुत अच्छा बनाया है सिलेबस, ये ध्यान रखना। पिछली बार प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन को आपके हटा दिया क्योंकि वो कुछ काम का ही नहीं था। आपके कंजक्शन ना होते हुए भी आपको पिछले साल पढ़ना पड़ता था, अब कंजक्शन भी जोड़ दिया, एक्स्ट्रा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मार्क्स के मार्क्स भी मिल रहे हैं आपको। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ कंजक्शन, ऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो अपनी बात क्या थी यहाँ पे बेटा, जो कंपाउंड सेंटेंस थे वो कंपाउंड सेंटेंस से कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। केवल और केवल कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कौन सा सेंटेंस बनेंगे, कंपाउंड। चलो जी आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ है इक्वल रैंक, यानी समान श्रेणी को जोड़ना। यह हमेशा दो समान श्रेणी को जोड़ता है, जैसे कि वर्ड वर्ड को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ेगा, फ्रेज या क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ट्रिक है अपनी, फैन वॉइज। ट्रिक क्या अपनी, फैन वॉइज है। फैन वॉइज के अंदर जैसे ऐप से बन गया फॉर, ए से बन गया एंड से बन गया नोर, बोथ से बन गया यानी बी से बन गया बोथ, और बी से बन गया अपना बट, ओ से बन गया और, वाई से बन गया येट, और एस से बन गया सो। और अदरवाइज और भी है जैसे कि एज वेल एज, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वाइल, अदरवाइज, नेवरदलेस। ये कुछ प्रीपोजिशन सॉरी कंजक्शंस होते हैं जो आपको फैन वॉइस से याद रखना है। ठीक है, कर लोगे याद। इसके बाद में बात करते हैं अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्युमुलेटिव कंजक्शन यानी संजय समुच्चय, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव और इलेटिव। अब मेरी बात सुनो दोबारा से बेटा जी, कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस रहेगा वो आपको ध्यान रखना है कौन से कंजक्शन से मिलके बनता है, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी जब आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस बनाने की बात आए तो इतना ध्यान रखना है कि इन कंजक्शन के अलावा आपको कोई सा भी कंजक्शन यूज नहीं करना है। क्या बोला बेटा, कि जो आपके सामने ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कंपाउंड सेंटेंस में कोई सा भी कंजक्शन आप यूज नहीं करोगे। कंपाउंड सेंटेंस कंजक्शन से जुड़कर ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है। समझ में आ गई बात लाले? अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, को रिलेटिंग कंजक्शन, सॉरी कोरिलेटिंग क्या, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चारों प्रकार याद रखना है। यदि आपको टाइप्स याद है ना तो प्रॉमिस आपसे यही है, इजीली कर दोगे कंजक्शन पढ़ रखे हो तो। अब वैसे रिवाइज ही हो रहा है ये कंजक्शन इसी क्लास में। क्युमुलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, यानी संचयी समुच्चय। ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कंजक्शन आपको देखने को मिलेंगे और इनको आपस में आपको जोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, जब कभी भी आप एंड से जोड़ रहे हो, दो सब्जेक्ट को आपस में एंड से जोड़ रहे हो, तो एंड के साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मान लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे राधा है ना, अरे राधा है, तो राधा यहाँ पे तो केवल सेम है, राधा राधा है, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम हो रहा है, यानी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे मान लो कि राधा और सीता आ जाए, और राधा के साथ में मान लो कि यहाँ पे इज आ जाए, और सीता के साथ भी इज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको इन दोनों सीता और राधा को जोड़ने की बात करूँ एंड से, तो राधा एंड सीता, तो वहाँ पे आप इज यूज नहीं करके आप क्या लगाओगे, वहाँ पे यूज करोगे आर। इसका प्रयोग करोगे बेटा,
आर का प्रयोग करोगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब का वहां पे आपको यूज करना है। ऐसे बोथ एंड में करना, जैसे कि मान लो कि एंड भी आ जाए, एंड का तो मतलब ये ध्यान रखना है कि जब दो सब्जेक्ट में आपस में जोड़ रहे हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे राधा इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, ऐसे एज वेल एज का भी नियम है और नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी नियम ध्यान रखना है। तो राधा इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे देखिए राधा और राधा दोनों सब्जेक्ट सेम है, मतलब इसको नहीं जोड़ना है। तो राधा इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, जो कॉमन है उसको बाहर निकालना। देखिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन सुनना, दोबारा से अच्छे से सुनना बेटा, जो आप क्यूमुलेटिव से जोड़ रहे हो ना, एंड बोथ एंड या एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रहे हो, तो इतना ध्यान रखना है कि जो कॉमन पार्ट है वो तो आपको लिख देना है, और जो अदर पार्ट है उसको ऐसे लिखना है, पूरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस नहीं लिखना है, जो कॉमन पार्ट है वो ही लिखना है, जो कॉमन पार्ट है वो ही आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि अगर मैं इसको बोथ एंड से जोड़ूं तो राधा इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। आपकी इच्छा कोई सा भी जोड़ सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो या फिर सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो। देखो श्याम इज फूलिश, श्याम इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, तो श्याम इज फूलिश एंड ऑब्स्टिनेट, चाहे आप बोथ एंड से जोड़ो एज वेल एज से जोड़ो, किसी से भी जोड़ सकते हो। गीता वेंट टू जयपुर, हर मदर वेंट टू जयपुर, यानी गीता एज वेल एज हर मदर वेंट टू जयपुर। अब यहाँ पे वेंट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है, तो इसको चेंजेस नहीं करना है। एडवर्जेटिव कंजक्शन देखो, यानी विरोधवाची समुच्चय, यानी इसमें विरोध होता है, और इस सेंटेंस के अंदर जब भी आप कोई से भी कंजक्शन से आप जोड़ रहे हो तो दोनों सेंटेंस आपको पूरे लिखना है, दोनों सेंटेंस को आपस में क्या करना है, पूरा लिखना है। यानी जब एडवर्जेटिव कंजक्शन यानी बट से या ओनली से या हाउएवर या नेवरदलेस या व्हाइल वेयर ऐसे आप जोड़ रहे हो तो ध्यान रखना दोनों सेंटेंस पूरे लिखना है, दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, पूरे लिखना है। और जब आप कभी भी इन कंजक्शन का यूज करो तो पहले सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद में आपको कोमा लगाना है। क्या लगाना है बेटा, अल्प विराम आपको लगाना है। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, तो दोनों में विरोध हो रहा है। देखो वो सुंदर है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, तो सी इज ब्यूटीफुल बट सी इज नॉट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे कोमा भी लगाना है, बट लगा दिया। अब बट लगाने के बाद में पूरा एग्जाम्पल आपको लिख देना है, सेंटेंस को कॉपी कर देना। कई प्राणी क्या करते हैं, सीधा इंटेलिजेंट लिख देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। इसमें एडवर्जेटिव में बेटा क्यूमुलेटिव के अंदर क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना है। सी वॉज ऑल राइट, सी वॉज टायर्ड, तो सी वॉज ऑल राइट ओनली बट सी वॉज टायर्ड। ही वॉज रीडिंग, सी वॉज प्लेइंग, तो ही वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज प्लेइंग, ठीक है। ये वैन वाइल वाला मैंने बता भी दिया था बेटा। वाइल के अंदर क्या करना है, जब कोई दोनों तरफ क्या आ जाए, आईएनजी फॉर्म आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए, आईएनजी, जैसे कि इसमें रीडिंग भी है प्लेइंग है, दोनों तरफ आईएनजी आ जाए तो वाइल से आपको जोड़ देना है। चलो बेटा आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स और है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। हिंदी अर्थ कर लेना, हिंदी अर्थ कर लोगे तो कंपाउंड सेंटेंस आपसे बन जाएगा। आगे अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी वैकल्पिक समुच्चय, जब यानी चुनने की बात हो, जैसे कि ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें चुनने का बोध हो, यानी अल्टरनेटिव चॉइस हो। ये कंजक्शन है और, एल्स, नाइदर नोर, आइदर और, अदरवाइज। जवाब दो, कम विद में, गो टू द लाइब्रेरी, या तो मेरे साथ आओ या लाइब्रेरी जाओ, या तो मेरे साथ आओ या मेरे यानी लाइब्रेरी जाओ, यानी अन्यथा तो या तो लाइब्रेरी जाओ आप या मेरे साथ आ जाओ। कम विद मी और गो टू द लाइब्रेरी, आइदर कम विद मी और गो टू द लाइब्रेरी। और जब कभी भी आप और, आइदर और, इनसे कभी भी आप जोड़ रहे हो, और, आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है, तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट आप जब भी यूज करो ना, यानी मान लो सब्जेक्ट देखो और से सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, मान लो और के पहले भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और हो, आइदर और हो, नोर हो, ये मैंने अच्छे से लिखवाया है आपको। मूव फास्ट यू विल बी लेट, जवाब दे भाई प्राणी। अभी देखो शादियों का सीजन चल रहा है, तो उन सीजन के अंदर
लिमिट का खाना है, ऐसे नहीं खाना है कि प्लेट भर लिए ठोक ठोक के टूस टूस के खा रहे हैं और घर पे आके ऐसे आराम से सो जाते हैं। और हेल्थ का भी ध्यान रखना है, विशेष तौर से लड़कियां, क्योंकि पार्टी फंक्शन में ऐसे जाते हैं जैसे कि इनको सर्दी नहीं लगे। बेटा थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, अदरवाइज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, और हेल्थ का ध्यान रखो, स्टडी अच्छे से करते रहो, और अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, अच्छे से बनाओ। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको टाइमिंग देना है, ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। देखो एग्जाम से पहले कम से कम हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तो ये मानो कि आप 90+ कर पाओगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप टारगेट कर रखे हो 90+ आ जाएंगे, मेरी इतनी बन जाएगी, वो बन जाएगी, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मूव फास्ट यू विल बी लेट, मूव फास्ट एल्स अदरवाइज यू विल बी लेट। यानी अर्थ निकालो बेटा यार, इनका हिंदी अर्थ याद रखो, कंजक्शन का कर लोगे यार। आगे देखो, रिलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम सूचक, यानी जब कोई रिजल्ट की बात हो, यानी दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे का वाक्य का परिणाम हो, जैसे कि सो, दस, देयर, हैंस, कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली ध्यान रखना है, जैसे कि ही इज वीक ही कैन नॉट रन, तो ही इज वीक सो देयरफॉर ही कैन नॉट रन, यानी भाई इतना कमजोर है कि इसलिए दौड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट सी इट इज वेरी डार्क, यानी मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। फोर का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक है। डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड इट इज लाइक्ड बाय ऑल, बताओ, यानी डाउन लाइटनेस, डाउन लाइटनेस का मतलब होता है वो सुबह, मतलब यानी सूर्य उदय होता है और वो मतलब रेड रेड सा हो जाता है ना, तो सब पसंद करते हैं, कितना नेचुरल सीन होता है वो, सभी पसंद करते हैं। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ तक कोई किसी को समस्या भाई? अब देखो नज़र नहीं लगनी चाहिए, आपके सामने मैंने कलवा पेश कर दिया है, कलवे से नज़र नहीं लगनी चाहिए, नज़र लगी तो फिर देखो बेटा फिर मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। पार्टी में भी घूम लिया आप, अब घूमने के बाद में ये सिचुएशन आई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने आया, जटिल वाक्य, क्योंकि एक जटिल समस्या बन जाती है, क्योंकि फिर सर्दी लगने के बाद आपको पता है हेल्थ कैसी होती है, वहां पे तो आराम से मजे हो रहे हैं। अरे तुम शादी में जाते हो, पता है मुझे, शादी में जाते हो करते क्या हो तुम, खाते थोड़ी हो तुम। देखो बेटा, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो समय है, 1 महीने के अंदर यदि आप अपना टाइम वेस्टेज कर दिए ना, पूरे साल की मेहनत बेकार है। तो पढ़ना तो जरूरी है ना, फिर या तो आप पूरे साल मेहनत करे हो ना, पानी फेरना तो घूमो आराम से। देखिएगा वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यानी सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज यानी एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है। अब बात ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज पढ़े हो ना, बस ये सबऑर्डिनेट क्लोज भी समझ में आ गई होगी। ये क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? समस्या पे समस्या है, समस्या पे समस्या है कि सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं? जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? बात तो सर आपकी बात में तो दम ये है कि प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब अब सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज दोनों तो आएगी इसमें, लेकिन अब सबऑर्डिनेट क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई रहेगी, वही देखना है। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज अपने कंप्लीट अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, बताई दी आपको। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं देखिएगा, पूरे जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड आ गए ना, जैसे कि उसमें पीछे वाइल और वेयर एज था, उसको छोड़कर जितने भी है इसमें आ गए, जैसे वोट, वाई, वेन, हु, होम, बीच, वेयर, हुज, हाउ, दैट, वेर एवर, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर एज। यहाँ पे स्पेलिंग सही करना है ना, तो करना है THOUGH। मैं कर ही देता हूँ बेटा इसको, एक कट करके इसको सही करना ना, बोल दो तो देट, ठीक है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो करो आराम से।
इसमें भी करना है। नेक्स्ट, नो सूनर देन, बेटा 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन जो वीकनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थकान महसूस हो जाए। अरे जुनून आ जाना चाहिए यार। तुम ये सबॉर्डिनेट जो कंजक्शन तुम्हारे सामने है क्या है ये, बस जो जितने WH वर्ड होते हैं उनसे जोड़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़ता है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन, सबॉर्डिनेट कंजक्शन जितने भी ओवरऑल है वो ये है, इनसे जोड़ना है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ोगे। देखो थकान नहीं होनी चाहिए। देखिए सबॉर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं? सबॉर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरे पर निर्भर रहना। इसका प्रयोग सबॉर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित वाक्यांश को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल क्लोज वह क्लोज जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, यह दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं रहता है, प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। सबॉर्डिनेट क्लोज वह क्लोज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है, इसे सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लोज अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होती है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। और सबॉर्डिनेट क्लोज का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लोज। जैसे कि आई डू नॉट नाउ वेयर शी लिव्स, यानी वह नहीं जानती है कि मैं कहाँ रहता हूँ। सॉरी, आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ पे रहती है। अब वेयर से जोड़ा गया है यहाँ पे। राधिका इज ऑनेस्ट है तो सी इज पुअर, राधिका ऑनेस्ट है हालांकि गरीब है। इस प्रकार से आपको जोड़ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? सबॉर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो आई होप यहाँ तक ये सबॉर्डिनेट क्लोज भी आप पढ़ रखे होंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो आपके सिंथेसिस के अंदर आते हैं वो नाउन क्लोज होती है, और नाउन क्लोज ही आपके क्लोज के अंदर भी रहने वाली है। वह क्लोज इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है जो नाउन के समान कार्य करता है। मेन वर्ब के साथ वोट लगाने से जो पर्सन बनता हुआ है उसके उत्तर में जो क्लोज प्राप्त होती है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। सी टोल्ड मी सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, तो सी टोल्ड मी दैट सी वॉज नॉट फॉल्ट, यानी वोट लगाने से जो पर्सन बनता है उसके उत्तर में जो क्लोज प्राप्त होती है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। अब यहाँ पे टोल्ड इस वर्ब से क्वेश्चन करो, जो जवाब मिले उसके पहले आपको क्या जोड़ देना है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन जोड़ देना है। यहाँ पे दैट जोड़ दी, क्योंकि जब पहले बार जिंदगी में पढ़ते हैं ना तो हर चीज बोरिंग लगती है। जब 2-3 बार पढ़ लेते हो ना वो सब आपके लिए इजी हो जाता है। शी शुड लिसन टू योर टीचर से, यू शुड लिसन टू व्हाट योर टीचर से, यानी आपके टीचर ने क्या कहा था, यानी लिसन सुनो इस वर्ब से क्वेश्चन करो तो ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट आई सेल विन प्राइज, यानी मुझे उम्मीद है कि आप प्राइज जीत जाओगे। उम्मीद क्या है कि जीतने की। इसके पहले आप कंजक्शन यूज करोगे। नाउन क्लोज में निम्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है जिनका हिंदी में अर्थ कैसे शुरू होता है? वोट, हु, वेयर, विच, वाई, इन सबका अर्थ क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा? ये ट्रिक ही है मान लो एक तरीके से। ठीक है, कैसे अर्थ निकले तो आपको ये वाले कंजक्शन आपको यूज में लेना है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान निम्न प्रकार से कार्य करता है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और प्रोनाउन। देखिए ना, अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन अभी जस्ट बताया था अपोजिशन क्या होता है, यानी किसी की नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है, ये पूरी है क्रिया के कर्ता के रूप में, जैसे कि ही सेड इट वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। वैसे इस वाली चीज से आपके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में नहीं आते हैं। बता देता हूँ किस टाइप से आते हैं आपके, पूरे हैं ना, PDF मिल जाएगी आपको। ये देखो इस वाली टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इस वाली टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका मैं नियम एट और जेड से बता रखा हूँ। एडजेक्टिव क्लोज से क्वेश्चन बनते हैं और क्लोज भी इसी से है। देखो क्लोज भी कोई अलग टॉपिक नहीं है। यदि सिंथेसिस आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ बेटा 3 टॉपिक पढ़ो। पहले सबसे पहले कंजक्शन पढ़ो, क्लोज पढ़ो, सिंथेसिस पढ़ो। तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है, पूरा निचोड़ सिंथेसिस के अंदर डाल दिया। अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है ना बेटा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये जो 3 टॉपिक है ना, मिक्स वाले टॉपिक और सिंथेसिस से कोई ऐसा अलग टॉपिक नहीं बनाया गया। ये मिक्स कंटेंट है, मिक्स कंटेंट है तो बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एट जेड वाला नियम आपको मैं एक अलग से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिसका नाम रहेगा रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे सर्च भी कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, अच्छा खासा व्यूज है उस पर, सर्चिंग में वो चल रहा है अभी, तो जाना है देखना है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही करोगे तो आपका नुकसान है, ना कि मेरा नुकसान।
ठीक है। तो ये ऐड जेड वाले नियम है, ये देखो ऐड वार क्लोज वाले सारे दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी, कोई समस्या तकलीफ हो बता देना मुझे। 1 घंटे के अंदर मैंने ये पूरी चीज़ें आपको समझाई है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है जैसे कि मैं समझाऊंगा जो मैंने समझाना था, यानी आपके इस बार सिंपल और कंपाउंड वाले चांस ज़्यादा है। और रही बात अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अलग से मैं क्लास बना रखा हूँ, मात्र 25 मिनट के समथिंग वो क्लास है, देख लेना। ठीक है, वैसे इसी में समझा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पढ़ो आराम से। 7 नंबर का रूल है ये पेयर ध्यान रखना है, कंजक्शन में भी काम आएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंजक्शन की प्रैक्टिस मैराथन क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ के आना है। कल की क्लास में आपको सिंथेसिस के मिक्स प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। तो भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। कल आपको इवनिंग में 6 बजे सिंथेसिस की मिक्स प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहना है। और भी किसी भी टॉपिक में समस्या है तो बोल देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। श्योर है वो क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।